हेलो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सारी बातें हमने उसमें खत्म कर ली थी। बस अब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम बॉडी इस बॉडी के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रह रहा है। पहले इसके अंदर उसकी डेरिवेशन भी हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी डेरिवेशन नहीं है। तो ये 8 बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 8 तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बॉडी को रोटेशनल मोशन में आने से, जब बॉडी रोटेशनल मोशन में आ रही होती है उस केस में जो उसको अपोजिशन लगता है उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मैंने कुछ लिख रखे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और सीबीएसई अकॉर्डिंग। ये 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सिलेबस में, वैसे बहुत सारे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, बट ये 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सिलेबस में। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग। अब एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग को मैं इस एक्सिस के अक्रॉस घुमाना चाहता हूं। सपोज दैट ये सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग को मैं इसके इस एक्सिस के अक्रॉस, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर घुमाना चाहता हूं ऐसे करके। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो होगा मास और रेडियस का स्क्वायर। तो देखो इसका मास, इस रिंग का मास कितना होगा और यहां से यहां तक की रेडियस, तो मास और रेडियस का स्क्वायर क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब मैं सर्कुलर रिंग को उसके एक्सिस रोटेशन के अराउंड में घुमाना चाहता हूं। दूसरी बात, मतलब ये अपोजिशन होगा, इसको आप अपोजिशन ही समझे एक तरीके से। जब मैं उसी सर्कुलर रिंग को डायमीटर के अक्रॉस घुमाना चाहूंगा, मतलब मैंने क्या करना है कि उस रिंग को एक ऐसे कोई कुछ मान लेते हैं, कुछ पेन वगैरह मान लेते हैं, उसके साथ मैंने ऐसे बांध दिया, ऐसे करके चिपका दिया। अब मैं उसको ऐसे घुमाना चाहता हूं, ये रहा रिंग, मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूं ऐसे। इस केस में ये क्या अपोजिशन फील करवाएगा, इस केस में ये क्या अपोजिशन फील कराएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हाफ mr स्क्वायर, मतलब मास इसका कितना है, इसकी रेडियस कितनी है, वो रेडियस रख दो, उसको आधे से डिवाइड कर दो, तो ये अपोजिशन फील करवाएगा ये। दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अलोंग इट्स प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब डिस्क देखो बेटा, रिंग और डिस्क में फर्क होता है। रिंग होता है जैसे कि अंगूठी टाइप का, रिंग होता है बीच में से खाली होता है। डिस्क जो होता है वो सिक्के के जैसा होता है, मतलब कॉइन के जैसा होता है। तो अब मैं इस कॉइन को, ये कॉइन मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं, ऐसे करके कॉइन है मेरे पास। इस कॉइन को, जो कि पूरा का पूरा ऐसे भरा हुआ है, इस कॉइन को इसके एक्सिस और रोटेशन के अराउंड में घुमाना चाहता हूं ऐसे करके। मतलब कुछ बड़ी डिस्क है, ये तो छोटी छोटी डिस्क की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना ट्यूबवेल वगैरह चलती है, तो ट्यूबवेल वगैरह में इतना बड़ा सा एक व्हील सा होता है, बड़ा सा, उस व्हील को घुमाना चाहते हैं हम, उसको एक हैंडल होता है, उस हैंडल से हम उसे घुमाना चाहते हैं। तो जब उसे घुमाते हैं तो पहले इतना आसानी से घूमता नहीं, वो अपोजिशन क्रिएट करता है, वो रुकावट क्रिएट करता है। तो कितनी रुकावट होती है, कितनी अपोजिशन होती है उसकी, हाफ mr स्क्वायर, कि उस पूरे डिस्क का मास कितना है, उसकी रेडियस कितनी है, उससे डिवाइड कर दो तो उसका अपोजिशन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, दैट इज हाफ mr स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं एक थिन रॉड को, रॉड बोले तो ये दिस काइंड ऑफ रॉड, ऐसी रॉड है, इस रॉड को मैं यहां से इसके अक्रॉस ऐसे घुमाना चाहता हूं, इस रॉड को मैं इसके अक्रॉस ऐसे घुमाना चाहता हूं, तो इतने आराम से तो घूमेगा नहीं, ठीक है ना। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml स्क्वायर बाय 12। मतलब ये रहा, ये थिन रॉड है, इसका लेंथ l हो जाएगा ऐसे l, और ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे करके। तो ये रॉड, जब ये जो थिन रॉड है इसके अराउंड ऐसे घूमेगी तो होगा ml स्क्वायर बाय 12। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। ओके, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, कि अगर कोई स्फीयर है उसको अगर मैं घुमाना चाहता हूं, सॉलिड स्फीयर, बेसिकली सॉलिड स्फीयर की हम बात करेंगे। अगर हम सॉलिड स्फीयर घुमाना चाहें, ये मैं सॉलिड स्फीयर कर देता हूं इसके अंदर, सॉलिड स्फीयर, अगर हम सॉलिड स्फीयर घुमाना चाहें जस्ट लाइक अर्थ, अब मैं चाहता हूं अर्थ इस तरीके से घूमे, अर्थ इस तरीके, ये अर्थ है, इस अर्थ को मैं ऐसे घुमाना चाहता हूं इस तरीके से, यहां पर अर्थ है, मैं इस तरीके से अर्थ को घुमाना चाहता हूं, तो उसके अंदर क्या अपोजिशन मिलेगा, तो उसके अब अगर अर्थ का अपोजिशन निकालना है तो अर्थ का मास देखो क्या है और अर्थ की रेडियस क्या है, तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। ये हो गया अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर को मैं घुमाना चाहता हूं, हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक बेलन, हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक ये पेन है, मान लेता हूं जैसे पेन, इस पेन को मैं कंसीडर करता हूं, एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर करूंगा ऐसे करके, ये ऐसे है, ये हॉलो सिलेंडर मान लेते हैं इसको, मैं इसको अब यहाँ से, ये पूरा आर पार नहीं जाएगा, मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूँगा, ऐसे ऐसे करके घुमाना चाहूँगा। ये बेटा ये छोटी बॉडी है लेकिन बड़ी बॉडी ऐसी, जब इसको मैं इस एक्सिस के अक्रॉस घुमाना चाहूँगा तब मेरे को क्या अपोजिशन महसूस होगी, तब मेरे को क्या अपोजिशन फील होगी, वो अपोजिशन कुछ ऐसी है, क्या, दैट इज mr स्क्वायर, कि इसका मास कितना है इस सिलेंडर का, ऐसे करके, हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे, इसका मास कितना है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड वो सिलेंडर घूमना चाहता है, घुमाना चाहते हैं, तो हो गया mr स्क्वायर। लेकिन उसी केस में जब मैं इसी सिलेंडर को सॉलिड बोले, जैसे बेलन होता है बेलन,
तो वो उसको अगर आप ऐसे घुमाना चाहें, सॉलिड होता है ना पूरा अंदर से भरा होता है, तो उस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/2 mr²। मतलब उस पूरे बेलन का मास कितना है और उसका मास कितना है, ऐसे करके ये पूरा भरा हुआ होगा ऐसे करके। मैं इसको ऐसे इसके अक्रॉस घुमाना चाहूँगा, ये पूरा भरा होगा तो इस तरीके से मैं घुमाना चाहूँगा, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसका पूरा मास और उसकी रेडियस का स्क्वायर 1/2 से। समझे? 1 दैट इज लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अलोंग इट्स डायमीटर। अभी यहाँ पर डिस्क आपको मैंने समझा दिया डिस्क क्या होता है, जो कि कॉइन जैसा होता है, सिक्के जैसा होता है, पूरा भरा हुआ। जब हम उसको इस एक्सिस और रोटेशन के अराउंड घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ये। लेकिन जब मैं उसको डायमीटर के अराउंड घुमाऊंगा, डायमीटर के अराउंड घुमाना चाहूंगा, उसका मतलब क्या होता है, ये हो गया इसका ये डायमीटर, ये ऐसे करके, ये हो गया इसका ऐसे डायमीटर। मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूँ, ऐसे करके, इस तरीके से मैं घुमाना चाहता हूँ इसको। मतलब इस सिक्के को मैंने कॉइन को ऐसे बांध दिया ऐसे करके, अब पूरा डिस्क है ना वो ऐसे घुमाना चाहता हूँ, इस तरीके से घुमाना चाहता हूँ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो 1/4 उसका मास और उसका रेडियस का स्क्वायर। तो बेटा ये वेरियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, ये 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं। आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए, आप इनको याद कर लेना कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस ये होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस ये होगा। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया फटाफट बेटा। तो बेटा देखो, अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। तो जैसा कि अपन जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वी नो दैट, मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू में लीनियर मोमेंटम। ये मेरे को लग रहा है ये दूसरी या तीसरी क्लास की बात रही होगी, मैं भूल गया हूं भी कौन सी क्लास की बात है। तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू लीनियर मोमेंटम, दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज द मोमेंटम। तो L इज इक्वल्स टू हो गया आपका R इंटू में mv, R इंटू में mv, ये हो गया ये एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। फिर मेरे को एक बात और याद आई कि अगर कभी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है इस तरीके से, अब इसमें से कोई पार्टिकल, अब ये पूरा सिस्टम, ये पूरी बॉडी घूम रही है, ये पूरी बॉडी इस तरीके से ऐसे करके पूरी बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ भी पहुँचेगा, ऐसे करके यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ भी पहुँचेगा ऐसे करके। तो देखा जाए तो ये वाला पार्टिकल ऐसे रोटेशनल मोशन में भी आ रहा है, याद आ रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे फॉलो कर रहा है, ये सारे पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से, तभी तो रोटेशन मोशन में बॉडी आती है। ओके, तो अब फिर इन सभी की अगर मैं इंडिविजुअल वेलोसिटी देखने लग जाऊँ, तो इनकी याद करो वेलोसिटी क्या हुआ करती थी उस समय, वेलोसिटी जब समझाया गया तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, याद आ रही बात है, क्योंकि हर एक पार्टिकल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी में है, क्योंकि वो उसी रोटेशन पाथ को फॉलो करना, और हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, अलग अलग नहीं होती हर एक पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया r इंटू में m v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ये हो गया m r स्क्वायर ओमेगा mr स्क्वायर। बेटा ये क्या हुआ करता था, ये होता था इनर्शिया, होता था I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, ये प्रूफ तो मैंने दिखाई रखा है, दिस इज द इनर्शिया। तो ये हो गया L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन किसके, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं थोड़ा सा इस पे अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं, याद करूं मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें, ये है आपका रोटेशनल मोशन के लिए, लेकिन लीनियर मोशन के लिए भी ऐसे ही हुआ करता था। मैंने आपको क्या समझाया था, इनर्शिया को आप क्या माना करो एक तरीके से, क्या बताया था बताओ, मास। मैंने कहा था जैसे जैसे मास वर्क करता है, जिस बॉडी का मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, उसको चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स एंड ऑल की ज़रूरत पड़ेगी। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर रोटेशनल के अंदर जिसका ये इनर्शिया ज़्यादा, उसको रोटेट कराने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बड़ी ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो जो इनर्शिया यहाँ हुआ करता था आई, वो बन जाएगा मास m, और जो एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रोटेट करने से एंगुलर वेलोसिटी मिलती है, लेकिन सीधा चलने से क्या वेलोसिटी होती है, वो लीनियर v वेलोसिटी होती है, v इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा p। तो देखो ये है लीनियर मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम। मैंने ऐसे भी चीज़ें रिलेट करा रखी हैं आपको कि ये है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, ये है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो अगर आप चीज़ें भूल भी जाए तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख सकते हैं और जल्दी जल्दी उनके रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट, मैं रफ करता हूँ उसको। देखो बेटा, ये टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस टॉपिक को कराने से पहले मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद दिलाता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता था,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता था कि एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक था, है ना, ये था, याद करते हैं पिछले लॉज ऑफ मोशन को। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, ये था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। फिर इसमें फिर क्या आता था कि dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो ये टॉपिक ऐसा था, ये हमने ऐसा सीखा था कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर बॉडी पे ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको इनिशियल मोमेंटम है और उसका फाइनल मोमेंटम है क्या रहेगा, सेम। अब अगर हम ऐसे ही कंसीडर कर लें, ये टेबल है, ये टेबल आज रखी हुई है यहाँ पर, आज 6 साढ़े 6 बजे टेबल रखी हुई है। कल मैं जब शाम को आऊँगा 6:30 7 बजे करीब आऊँगा तो भी टेबल यहीं रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो जितना इनिशियल मोमेंटम उतना फाइनल मोमेंटम बराबर बनाएगा। ये उस टाइम पे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर, जिसके अंदर बंदूक से गोली चलती है, बंदूक पीछे गोली आगे जाती है। नाव से आदमी आगे उतरता है, तो जब नाव से आदमी आगे उतरता है तो नाव पीछे चली जाती है, आदमी आगे चलाता है। याद आ रहा ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है। इफ देयर वॉज नो एक्सटर्नल फोर्स, याद करो, अब बंदूक से गोली चलती थी तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं था, मैंने ही समझा रखा है आपको कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो उसके अंदर लगता नहीं था। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता था उसके अंदर, तो बंदूक से गोली चल रही है ऐसे करके ये अभी मैंने ट्रिगर दबाया, बंदूक से गोली चली, यहाँ से ऐसे करके गई गोली, ऐसे करके ये, तो अब बंदूक से गोली आगे आती है, ये पीछे आता है। इसका मोमेंटम अगर मैं प्लस mv लूंगा, इसका मोमेंटम मेरे को लेना पड़ेगा माइनस mv। लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट मोमेंटम क्या आ जाएगा आपका, जीरो। क्या आ जाता था आपका, जीरो। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये आपने वहां पर सीखा था। अब इसी को मैं अप्लाई करता हूं किसके अंदर, एंगुलर मोमेंटम के अंदर, कि किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहता है, सेम रहता है। अब उसके लिए मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको, मैंने जो प्रीवियस टॉपिक में कराया था। जैसा कि अपन जानते हैं, वी नो दैट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन किसको याद है, बताओ। टॉर्क इज इक्वल्स टू, याद दिलाओ मुझे, क्या था, टॉर्क इज इक्वल्स टू dl बाई dt। ये रिलेशन कराया था कि नहीं कराया था, ये रिलेशन कराया था कि एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल टॉर्क। इट मीन्स कोई बॉडी है, कोई बॉडी जो घूम रही है, कोई बॉडी जो रोटेशनल मोशन में आ रही है, इसके ऊपर टॉर्क जो लगेगा वही इसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से आएगा। आई बात समझ में, ये टॉपिक मैंने कराया भी हुआ है। अब क्योंकि मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, इसका मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा आपका, जीरो, कि अपन कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे। इफ देयर इज नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो, इट मींस dl बाय dt इज इक्वल्स टू जीरो। इट मींस dl इज इक्वल्स टू जीरो। dl क्या है बेटा, l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, l क्या है, एंगुलर मोमेंटम। dl सेंस टू बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इट मींस फाइनल एंगुलर मोमेंटम minus initial angular momentum will be equals to 0. It means final angular momentum will be equals to initial angular momentum if there is no any kind of external force. अगर वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा उस बॉडी का और जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा, सेम बना रहेगा। और अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक रिलेशन समझाया था, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो इट मीन्स आई फाइनल ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल्स टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। क्या कहा मैंने कहा फाइनल इनर्शिया, क्योंकि अभी यही समझाया था, याद करो, अब यही समझाया था। एंगुलर मोमेंटम जो था आई ओमेगा निकल गया था, याद आया ना, ये निकल गया था। अगर मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल ट्रू है कि फाइनल इनर्शिया और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल इनर्शिया एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब सर समझ में नहीं आया, आओ समझाएंगे, अभी तो समझाएंगे। ये हो गया यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर आई और ये हो जाएगा आई यहाँ पर और जाएगा WF यहाँ पर। मतलब ध्यान देना, मतलब अगर फाइनल इनर्शिया बढ़ेगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ गया ना,
फाइनल इनर्शिया बढ़ेगा, फाइनल इनर्शिया बढ़ेगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा। ओके, IF ऐसे करके। और अगर फाइनल इनर्शिया बढ़ेगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कम, और अगर इनिशियल इनर्शिया बढ़ेगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कम। लेकिन इनका प्रोडक्ट बार बार बराबर रहेगा, इनका प्रोडक्ट बार बार बराबर रहेगा। बेटा ये अच्छे से समझ में आएगा आफ्टर सर्टेन एप्लीकेशन। इसकी मैं कुछ एप्लीकेशन बताने वाला हूं। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहां कहां काम करता है, मैं अभी आपके इसको एप्लीकेशन बताने वाला हूं। ठीक है बेटा, तब तक इसे नोट करें फटाफट, मैं आगे लेके चलता हूं। अभी देखो, तो बेटा देखो, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हम एप्लीकेशंस को देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैंने आपको अभी भी समझा दिया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये कहां पर और कैसे काम कर रहा है देखो, जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ में भी एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। आपको ये तो पता ही है कि जब अर्थ आज से पता नहीं कब पहले घूमना स्टार्ट किया होगा इसने, और आज तक घूमे आ रहा है, सिंपल सी बात, और रोटेशन मोशन में है बिल्कुल। तो इसका जो क्या कहते हैं वो होगा, मतलब कि एक्सटर्नल टॉर्क, इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग ही नहीं रहा कि भाई इसको किसी घुमाने का, अगर इसका मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, इसका मतलब जो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। वो क्या कह रहे हो सर जी, मतलब देखो, क्योंकि अर्थ जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जैसा कि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है और हमारे ग्रेविटेशन के लेक्चर में रिकॉर्डेड है, आप देख लेना जाके। तो अर्थ इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है। जब अर्थ सन से दूर होता है, एक टाइम अर्थ सन से दूर होगा, उस केस एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, और जब वो अर्थ के करीब होगा तब क्या होगा। तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, ये कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, एक जैसा ही रहता है। इनर्शिया इनिशियल, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, इनर्शिया फाइनल, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, इनका प्रोडक्ट बराबर रहता है। अब देखो, रेडियस डिस्टेंस यहां से ज्यादा है। अब याद करते हैं स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम, इसका याद करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है देखो देखो बेटा, क्या होगा ना, अर्थ जो काम करेगी, अर्थ जब वो अपने एक्सिस पे घूम रही होगी, अर्थ जब ये अपने एक्सिस पे घूम रही होगी ऐसे करके, अब मैं अर्थ को, अगर अब मैं ऐसे अर्थ को घुमाने की कोशिश करूं, दैट इज सॉलिड स्फीयर, तो उस केस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr² हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर है ना अर्थ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। लेकिन इस केस में अर्थ जो है एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ये ऑब्जेक्ट इस पूरे सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, है ना, mr² हो जाएगा। जस्ट वो mr², ये इन बातों को ध्यान रखने के लिए हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को, पत्थर को बांधा धागे में, और ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जस्ट mr² होगा, है ना। और अगर ये अपनी अर्थ को अपनी एक्सिस पे हम घुमा दें, तो उसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होगा। तो ये ध्यान रखना। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर है, r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि नहीं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा, I इज इक्वल्स टू mr², I इज इक्वल्स टू mr², तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। बेटा तू बहुत पिटेगा, अब रुक जा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, समझे ना। तो देखो मैंने यहां लिखा है, इनिशियल इनर्शिया ज्यादा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या, कम। क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होगा, ये ज्यादा ये कम, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर फाइनल के बराबर होगा। अर्थ घूमते घूमते यहां पहुंची, जब यहां पहुंची होगी तो डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम तो इनर्शिया कम हो गया। अगर इनर्शिया कम हो जाएगा इसका, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा उनका, बार बार सेम, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अर्थ के ऊपर लग ही नहीं रहा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि यहां पर इस तरीके से काम होता है। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा स्केटिंग ऑफ आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग की बात करते हैं, देखा होगा आपने कि जो वो ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर लड़की जो होती है, जो गर्ल वगैरह होती हैं, तो वो ना ऐसे करके ऐसे करके स्केट कर रही होती है, ऐसे करके। आपने ये भी देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे आप जाके देख सकते हैं इस चीज़ को, ओलंपिक्स के अंदर करती हैं, जब वो ऐसे हाथ उनके दूर तक फैले होते हैं, तो उनका जो वेलोसिटी होता है कम होता है। लेकिन आप देखें जब वो हाथ को ऐसे करीब ले आती हैं, बेटा बहुत तेज घूमती है, बहुत तेज। देखना ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे उसके अंदर, कि अगर आप रोटेशन ज़्यादा करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मेरे को इसके रूल्स के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा होता है, तो हाथ पहले ऐसे करके लंबे करके चलती हैं, देन कुछ देर बाद वैसे करीब करके ले आती हैं, वो बहुत तेज घूमने लग जाती हैं।
अब इसको समझते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क तो यहां से कहीं लगी ना, कोई इसको धक्का देने वाला, कोई खींचने वाला तो है ही नहीं इसको। जब कोई खींचने वाला है नहीं तो देखो ये रहा पहला केस, ये रहा, ये है गर्ल वो। अब यहां से हाथ, ये हाथ रहे, ये हाथ, तो हाथ का हर एक जो ऑब्जेक्ट, हर एक मास जो है एम आर एम आर एम आर, हर एक का इनर्शिया बनेगा, हर एक पॉइंट का इनर्शिया बनेगा, यहां से हर एक पॉइंट का इनर्शिया बनेगा। मतलब जो हाथ ज्यादा खुले होंगे तो इनर्शिया ज्यादा होगा, तो इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम तो होगी ही होगी। लेकिन जब हाथ एकदम करीब आ जाएंगे, सारा का सारा मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल नियर आ गया, जब सारा का सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल नियर आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इनर्शिया डाउन हो जाएगा। तो इनर्शिया अगर डाउन होगा तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी जाएगी, समझे ना। तो वही मैं समझा रहा था इसके अंदर आई ओमेगा। तो इनिशियली जब उसके हाथ ओपन होंगे तो इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। लेकिन जब उसने हाथ को अपने करीब लेकर आ गई होगी तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, ज़्यादा। लेकिन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल बराबर बना रहेगा। तो दिस इज द आल्सो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी उसी की एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन है जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपने देखा होगा वो जो एक डाइविंग वाला कंपटीशन होता है, वो भी ओलंपिक्स वगैरह में ये देखने को ज़्यादा मिलता है। बहुत ऊंचाई पे डाइवर खड़ा होता है, वहाँ से कुछ अपने फॉर्मेशन बनाता है, देन फॉर्मेशन बनाने वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो रोटेट होता है, रोटेट होता है। तो बेटा रोटेट होने का देखो कॉन्सेप्ट, अगर अब वो रोटेट ऐसे होता है, रोटेट ना ऐसे होता है, इस तरीके से क्या करता है, अपने मास को, अपने पूरी बॉडी को कम से कम स्फीयर में लाने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा वो क्लोज लिया है अपने पूरे मास को तो रेडियस, डिस्टेंस उतना कम हो जाए। जैसे देखो बेटा, अगर बॉडी इतनी बड़ी होगी तो रेडियस ये रहा, रेडियस ये रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम हो जाएगा, और जितना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रोटेशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ ये पॉइंट्स वगैरह शायद होते होंगे जिन पॉइंट्स को गेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बहुत नियर लेकर आते हैं, बहुत कंप्रेस कर लेते हैं, एकदम कंप्रेस अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती है, यहाँ पेट से आ रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत करीब होती है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, उनका रोटेशन ज़्यादा बन जाता है, तो उसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम करता है, ठीक है। तो बेटा इसे नोट करें, फिर हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि एक टर्न टेबल है, टर्न टेबल पे कोई बच्चा है, उसने क्या कर रखा है, द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग एंगुलर स्पीड, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है वो बेटा 40 आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट है। हाउ मच दिस एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी इफ ही फोल्ड हिज हैंड, मतलब पहले वो हैंड में ऐसे हाथ खोले हुए थे, वो घूमे आ रहा था, जब हाथों को क्लोज कर लेगा तो फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, अगर फाइनल इनर्शिया जो हो जाए वो क्या हो जाए, 2/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल इनर्शिया हो जाए। तो भाई देखो, क्योंकि क्या है कि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा उसके ऊपर, तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब आई इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी इनर्शिया इज इक्वल टू आई फाइनल इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फाइनल। बोलो हाँ या ना, इस बात से अग्री करते हो कि नहीं करते। आई इनर्शिया इनिशियल, ये मुझे पता नहीं है, आई मान लेता हूँ, क्योंकि इनिशियल क्या था नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल इनर्शिया दैट इज आई, ओके, ओमेगा आई, इनिशियल क्या हो गया 40 हो गया, आई एफ, फाइनल इनर्शिया जो है 2/3 ऑफ आई है, 2/3 ऑफ आई इनर्शिया, इनिशियल इनर्शिया, ओके जी। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी रहा, इनिशियल इनर्शिया से इनिशियल इनर्शिया चला गया, ठीक है ना, ये यहाँ चला गया, दैट इज 120 अपॉन में ये यहाँ आ गया, दैट इज 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो कितना आ गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये आ गया आपका जस्ट 60। बट बेटा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने कहा शो दैट न्यू काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स फाइनल काइनेटिक, नाउ वी विल कैलकुलेट फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। याद आया, ये टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में शायद करा रखा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और इनर्शिया के बीच में रिलेशन करा रखा था, तो आपको याद रहना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी और इनर्शिया के बीच में रिलेशन होता है, और अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो फाइनल इनर्शिया और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और 1/2 फाइनल इनर्शिया कितना है, फाइनल इनर्शिया 2/3 ऑफ इनिशियल इनर्शिया, 2/3 ऑफ इनिशियल इनर्शिया, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 60 आरपीएम, 60 का स्क्वायर। मेरी बात से अग्री करते हो कि नहीं करते, बिल्कुल एकदम
ये आ गया फाइनल, ठीक है बेटा। ओके रुक जाओ, अब बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 इनिशियल इनर्शिया और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट विल बिकम इक्वल्स टू 1/2 इनिशियल इनर्शिया। इनिशियल इनर्शिया आई ही होगा, आई ही होगा, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कहाँ गया? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 40 आरपीएम, 40 का स्क्वायर, दैट इज सेकंड इक्वेशन, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। कह रहा है शो करो कि न्यू काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन दैट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। इनिशियल आप क्या करो, डिवाइड कर दो, क्या करो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो। ये हो गया 2 से 2 कट गया तो ये बन गया आई अपॉन में 3 इंटू में 60 का स्क्वायर मतलब 60 ऐसे। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया, और ये क्या बचा आपका 1/2 आई दैट इज 40 इंटू में 40। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैंने 2 बार स्प्लिट कर दिया, ये पूरा नीचे आ गया, ये पूरा ऊपर आ गया। देखो बेटा मैथ कहता है इससे ये कट जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाती है, यही मैथमेटिक्स का लॉजिक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू, सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाएगी 2/3, ऐसे हो जाएगा। सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाएगी, इट विल बिकम 2/3, 60 इंटू में 60 और इंटू में 40 इंटू में 40, ऐसे हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया 36, अच्छा काट दो, और कट सकते तो काट दो। ये हो जाएगा बेटा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ध्यान देते रहना, ध्यान से देखते रहना आप भी, ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है ये हो गया 2 6 जा 12 हो गया, ये 2 4 जा 8 हो गया। बोलो हाँ या ना? 0 से 0 कट गया, ठीक है ना? इस 2 से ये 4 कट गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे करके 2 आ जाएगा। ये 3 से ये 2 कट जाएगा, दैट इज क्या कहते हैं 3 2 जा 6। काटना चाहो तो इससे ये भी कट जाएगा, लेकिन 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 4 इससे कॉमन ले ले तो भी कट जाएगा, 4 से दोनों चले जाएंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। और अगर आप थोड़ा और ध्यान देंगे, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बेटा 3/2 होता है डेढ़ गुना, डेढ़ को 3/2 भी लिखते हैं। तो सिंपल प्रूफ हो गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बड़ा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का 1.5 गुना, 3/2 मतलब 1.5 गुना ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ हो गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है? आंसर क्लियर है? नोट कर लो बेटा फटाफट से। ओके, एक बॉडी है जो कि प्लेटफॉर्म पे है, तो फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी की के है, तो लेट कर लेता हूँ दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी के हो गई। द बॉडी स्ट्रेच हिज हैंड एंड डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? डबल हो गया इनिशियल का। तो लेट कर लेते हैं कि आई जो है वो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या दिक्कत है? मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन मैं मान लेता हूँ। बस इतना पता है कि फाइनली जब इसने हाथों को अपने स्ट्रेच किया, खोला, तो सेंटर ऑफ मास मास दूर चले गए, तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो इनर्शिया 2 गुना हो गया। काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। तो कह रहा है कि डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड न्यू काइनेटिक एनर्जी, मतलब नई काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगी। ओके, ये क्वेश्चन है। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इट विल बिकम इक्वल टू 1/2 इनिशियल इनर्शिया और फाइनल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। याद आया? ये तो रिलेशन अपने को पता ही है। ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। ओके, नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखता बेटा डायरेक्ट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/2 फाइनल इनर्शिया और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। सर जी हमें इनर्शिया तो पता है, फाइनल इनर्शिया कितना 2i है, लेकिन हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता। वी डोंट नो अबाउट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, बात समझ में आई? तो अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ, देखो, क्योंकि चाहे वो इसने फिर स्ट्रेच करा, हैंड फोल्ड करा, तो मोमेंटम तो कंजर्व है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब इनिशियल इनर्शिया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल इनर्शिया और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। मैं आपको इतनी देर से तो समझा रहा हूँ। अब देखो इनिशियल इनर्शिया क्या है? आई है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा आई है। फाइनल इनर्शिया क्या है बेटा? 2i है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। इससे ये गया, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो आ गया बेटा, वो क्या आ गया? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का आधा आ गया, क्योंकि इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं दे रखी है, तो मैंने ओमेगा ही मान लिया उसको।
अब इसको अप्लाई कर देता हूँ मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बिकम इक्वल्स टू 1/2 फाइनल इनर्शिया। अच्छा, फाइनल इनर्शिया की वैल्यू भी अप्लाई कर दो। फाइनल इनर्शिया क्या हो गया, 2i हो गया, 2i और ये हो गया आपका ओमेगा i बाय 2 का स्क्वायर। ओके बेटा, ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, ये रहा, इसको फर्स्ट मान रखा है, इसको सेकंड मान लो, ठीक है ना। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल्स टू फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी। न्यू काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ना, फाइनल फाइंड करनी है, तो क्या करो, दूसरे को पहले से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि फिर वो ऊपर आ जाएगा, निकालना आसान रहेगा, बस इसलिए, और कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो 2 से 2 कट गया, काट के ही आओ उसको। काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बिकम इक्वल्स टू i का स्क्वायर ओमेगा i का स्क्वायर बाय 4। बोलो हाँ या ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करा। 2 से 2 कट गया, i यहाँ पर आ गया, ओमेगा का स्क्वायर इस पर चढ़ गया, 4 यहाँ पर आ गया, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लाइक दैट, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ निकाल रखा है 1/2 i और ओमेगा i का स्क्वायर। ओके, बात समझे बेटा। अब क्या हो जाएगा, देखो सबसे नीचे ये 2 है, तो इसका मतलब पूरे के नीचे बेटा ऐसे, ये मतलब होता है ऐसे करके, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाएगी, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगा, और ये आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा इनिशियल इनर्शिया इंटू में 2 यहाँ चला जाएगा, और जगह 4 इंटू में i इंटू में ओमेगा i का स्क्वायर, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, 2/2। दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो बचेगी वो बचेगी 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ या ना भाई, आएगा समझ में। दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और बेटा जेईई मेंस में क्वेश्चन किसी समय पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है बेटा। नोट करें बेटा इससे। अगली क्लास के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है बेटा। आपको ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जो कि एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम रोटेशन मोशन, उसी के अंदर, ठीक है। चलिए बेटा, बाय बच्चों।